सो एकेडमिक राइटिंग्स जो है वो सी एस एस पी एम एस में हमारी आपसे जो है वो हम ये चाहते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं या कोई भी अच्छा लिखने वाला है वो आए टेक्निकल राइटिंग की तरफ। अब ये टेक्निकल राइटिंग्स से क्या मुराद है, ये किस बला का नाम है कि टेक्निकल राइटिंग्स की तरफ हमने आना है? ये होती क्या है टेक्निकल राइटिंग्स? अजूरे वाला टेक्निकल, हम किसी दोस्त को कहते हैं यार तू बंदा बड़ा टेक्निकल है, तेरी बातें बड़ी टेक्निकल हैं। किसी बंदे ने किसी से पूछा ना यार कि मुझे ये बताओ कि मुझे इस मसले का हल कैसे करना है, उस बंदे ने सारा ए टू जी बता दिया। बड़ी टेक्निक है यार तुम्हारे अंदर, टेक्निक के साथ कोई काम करते हो, ये चीजें हैं। एकेडमिक्स में क्या होता है, क्रैम कर लो रट्टा लगा लो काम चल जाएगा, क्रैम कर लो रट्टा लगा लो, क्या होगा, काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ये टेक्निक कोई ऐसे तो नहीं होती है, उसके पीछे कोई वजह होती है, कोई ना कोई टेक्निक कोई काम करने की। तो ऐसे लिखने के पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। चलिए इस वजह को फाइंड आउट करने की कोशिश कर लीजिएगा। पहले ये जो टेक्निक से जब हम बात करेंगे, हमारा CSPMS का जो ऐसे है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे। ये जो टेक्निक है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। एग्जामिनर ने ऐसा नहीं है कि उसने जो है वो उस ऐसे को चेक करने के लिए, इतना बड़ा एग्जाम है उसके लिए कोई रूब्रिक्स नहीं बनाई, कोई पॉइंट्स नहीं बनाए कि इस पॉइंट पे मैं CSS या PMS का ऐसे चेक करूंगा। पहला आपका जो पॉइंट है जिसको वो चेक करता है और जिसके नंबर है वो है आपकी फाउंडेशन। दूसरे नंबर पे अगर मैं इसको मजीद अच्छे से बयान कर लूँ, स्ट्रक्चर का नाम दूंगा। स्ट्रक्चर 20 नंबर। ये होता क्या है स्ट्रक्चर, हमने लिख तो दिया, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फाउंडेशन एंड द स्ट्रक्चर। इसकी भी आपको समझ में आएगी, ठीक है। मुझे सिर्फ अगर 60 सेकंड दे दें, ये मेरे एक दोस्त मुझे बड़ी शिद्दत से मेरा वेट कर रहे हैं, मैं इनको बस रिस्पॉन्ड दे दूं कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। सो मुझे कुछ टाइम दीजिएगा। ओके जी, सो फाउंडेशन के 20 नंबर हमारे पास आ गए। हमें ये पता चल गया कि जो स्ट्रक्चर है इसके 20 मार्क्स हैं। आगे चलिए, कहा जाता है कि हर माह में कोई ना कोई सुसाइड होती है, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो हर 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 इंसान की जिंदगी में कुछ पहलू होते हैं ना, वो कहते हैं जी बस ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त है ही नहीं, मैं ऐसा कर सकूंगा। सो CSS और PMS के एग्जामिनेशन जो ऐसे है उसमें भी एक चीज ऐसी है जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और तो और इंसानों ने असूल बनाए हुए हैं, मजहब कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इस्लाम में शिर्क इजाजत नहीं है, सब गुनाह माफ हैं, शिर्क नहीं हो सकते। हर रिलीजन अपने असूल हैं, हर इंसान के अपने असूल हैं, हर कंट्रीज के अपने असूल हैं। सो इसी तरह से CSS PMS के एक अपने असूल हैं। और वो दूसरा असूल ये है कि ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये मिस्टेक्स होंगी होगा कुछ नहीं, बस ये एक सुसाइड का जो है वो सीन है। एक सुसाइड करेगा जी आप का ऐसे, अगर वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसके अंदर होती हैं। और इसके 20 नंबर है। तीसरे नंबर पे आगे चलते हैं। आपने 40 नंबर जो हैं वो देख लिए किस चीज के हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जो लिखना है, जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, जो मेन बॉडी है, तीसरे नंबर पे वो फॉल करती है आपके ऐसे के अंदर। मेन बॉडी जो है इसके भी उतने ही नंबर हैं, ये भी 20 नंबर की है, देखता है एग्जामिनर आपके। चौथे नंबर पे हम बार बार ये कहते रहते हैं अपना एक्सप्रेशन बेहतर करो, अपना एक्सप्रेशन बेहतर करो। सो एक्सप्रेशन बेहतर करने के बी बी नंबर है। अच्छा लिखने से मुराद एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि मेरी से मुराद जब हम एक्सप्रेशन के तौर पर कहते हैं। आखिरी चीज, आपके ऐसे के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ कहाँ पे हैं? क्या आपने ऐसे ऐसे तो नहीं लिख दिया?
कि बस मुझे इस पे कुछ आता जाता है नहीं, बस मुझे ये लगा कि ये टॉपिक जो है वो अच्छा लगता होता है। बचपन में हम क्या किया करते थे कि जब हम लोग ये फ़ील किया करते थे कि किसी चीज़ का कोई डिसीज़न हम नहीं ले सकते थे। हम कहते थे चलो यार ये वाला आता है इसको ज़रा कर लो। तो टॉपिक के अंदर आपके जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स किस तरह के हैं, आर्ग्यूमेंट्स किस तरह के हैं, इसके आपके पास नंबर कि आपकी जो है वो रूब्रिक बनती है पैम्बर पे, जो आपको ऐसे से पहले जो है वो होना चाहिए। तो अब हम एक-एक चीज़ करते जाते हैं। एक चीज़ को हम लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं है उनको हमें उसी तरह से लिखना पड़ता है जिस तरह से वो होती हैं। आप में से किसी को कहते हैं कि वो पोएम मुझे लिख के आज हम हमें कुछ पावर आउटेज का इश्यू है। हम जनरेटर्स में हैं और आईटी की वजह से कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो स्मूथली वर्क नहीं कर रहे हैं। बट हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैनर से हम ढंग से एग्जीक्यूट कर सकें। तो लेट्स सी कि हम इसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो जी 5 चीज़ें मैंने अभी आपके सामने मेंशन की थी, तो उन पाँचों में से पहली चीज़ अगर आपको याद हो तो मैंने स्ट्रक्चर पे बात की थी, कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सो अभी आपके सामने स्क्रीन नहीं आ रही है, या स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? पार्टिसिपेंट्स ज़रा बताइएगा? येस, नो? आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं? फेलोज़ ओके। अच्छा स्क्रीन नहीं नज़र आ रही है आपको, ठीक है। वैसे अभी आ जानी चाहिए। ओके, सो स्ट्रक्चर पे बात की है जी, स्ट्रक्चर हमारे पास होता क्या? देखिए, जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे अ, उर्दू का मज़मून जो है वो लिखते हैं, हम उर्दू का मज़मून लिखते हैं या इंग्लिश मज़मून लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज का मज़मून जब आप लिखते हैं, तो एक बच्चा आपके सामने आया, उसने एक मज़मून इस तरह से लिखा कि उसने जो है वो मज़मून का आगाज़ इस तरह से किया है कि जो है वो शुरू करके लिखा हुआ है, जैसे कोई मक्तल में गया वो शान है इस जान का, वो जो जान आनी जानी है वगैरह-वगैरह। उसने एक वर्ड से इसको शुरू किया या वो लिखता है तो यहाँ पे उसने कोई कोटेशन जो है वो लिख दी। एक तरफ दूसरा बच्चा है, वो क्या करता है कि वो एक ऐसे को लिखता है, उसने वैसे ही शुरू कर दिया और वैसे ही उसने जो है वो इस ऐसे को जो है शुरू कर दिया। आप ऐसे चेक कर रहे हैं, आप इवैल्यूएटर हैं, आप एक टीचर हैं। ज़रा आप ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बताइएगा आप किसको जो है वो अच्छा स्कोर देंगे? या जो है वो पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ, ये ढंग का लिखा हुआ है ऐसे। बच्चा पहले वाला जिसने उसपे एक कोटेशन से स्टार्ट किया या दूसरे वाला बच्चा जो आपको लगता है कि जिसने वैसे ही सादा जो है कर दिया? डेफ़िनिटली प्लान ए जो है वो होता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम ऐसे के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ और जब मैं आपसे स्ट्रक्चर कहता हूँ, जब मैं आपसे लिखूँ कि एक पोएम लिख के दे दीजिए, एक नज़्म मुझे लिख के दे दीजिए, तो अगर मुझे कोई बच्चा लिख के दे दे कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ गोइंग देयर, दूसरी तरफ बच्चे ने लिखा हुआ है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ व्हाट यू आर। तो कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पोएम के पैरामीटर पे पूरा उतरती है? ये जो पहले वाले बच्चे ने लिखा या सेकंड वाला जो है वो लिखा? सेकंड वाले बच्चे ने जो लिखा, वो है हमारे पास सेकंड वाला जो केस है वो। वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास बात जो है वो एक्सप्रेशन की नहीं है मुद्दसी साहब, अली साहब। हमारे पास बात जो है वो इस बात की है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास जो बात है वो ये है कि उसने स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया है, वो स्ट्रक्चर कहता क्या है? तो स्ट्रक्चर हमें ये है कि पोएम लिखनी है। सीएसएस, पीएमएस का ऐसे का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई वजह है कि आपके पास है वो
टू क्लियर या नो क्लियर? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? कोई बातें हो सकती हैं। नो सर, नॉट क्लियर। ओके जी, यस नो यस नो, नॉट क्लियर। ओके, अच्छा जी, आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे फिर 2 मिनट नेटवर्क स्विच करवाते हैं, फिर हम आपको अगर क्लियर, अच्छा जी क्लियर है, चलें ठीक है। थैंक यू सो मच जी, आप बताया कि मेरी वॉइस क्लियर है। अगर दोबारा इश्यू हुआ तो हम इसे स्विच करवाएँगे ताकि आपको जो है वो इश्यू ना हो। अच्छा जी, पहला स्ट्रक्चर को समझ लिया आपने, जिस तरह से आप उर्दू का मज़मून शुरू करते हैं ना, तो टॉप के ऊपर जो है वो आप कोई ना कोई वर्ड्स शेयर करते हो, कोई ना कोई शेर लिख देते हो, कोटेशन लिख देते हो, ये आप उसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हो, कि मज़मूनों में ऐसा ही होता है, ठीक है? मज़मूनों में ऐसा ही होता है, ठीक है जी? अब हमारे पास जो है कुछ पेपर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें उनके ऐसे में सीएसएस, पीएमएस में मेजॉरिटी जो है वो 0 से 10 नंबर मिलते हैं। अब ये 0 से 10 नंबर वाले कौन होते हैं लोग जिनको 0 से 10 नंबर मिलते हैं? ये वो वाले लोग होते हैं जिनका स्ट्रक्चर का मसला होता है। जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। वो क्या कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर है क्या? देखिए, सादा लफ्ज़ों में मैं अगर इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ, स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर का मतलब है किसी चीज़ को ऑर्गनाइज़ कर देना। स्ट्रक्चर का मतलब है किसी चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहे हो, ज़रा ढंग से प्रेज़ेंट कर रहे हो। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई पोएम है, कोई नज़्म लिखनी है, आप वो मुझे प्रोज़ में लिख के दे दो, और अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे प्रोज़ लिखना है, आप मुझे वो पोएम में लिख के दे दो। क्या आपको लगता है आप कोई अच्छा स्ट्रक्चर फ़ॉलो कर रहे हो? येस, नो? क्या ये स्ट्रक्चर फ़ॉलो कर रहे हैं? नो। आप कोई स्ट्रक्चर फ़ॉलो कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर हम रिकमेंड कर रहे हैं? नो, नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये समझ लीजिएगा, पहला पॉइंट जो स्ट्रक्चर है उसको फ़ॉलो कीजिएगा। अगर नहीं फ़ॉलो करेंगे, फिर स्कोर फ़ॉल करता है 0 से 10 के दरमियान। ये रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमें करना क्या होता है? स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक कोटेशन से, अच्छी-सी कोटेशन से शुरू कर लिया। स्ट्रक्चर के अंदर जो है, उसके बाद के सीएसएस के या पीएमएस के ऐसे को समझने की कोशिश करते हैं। आपका सीएसएस या पीएमएस का ऐसे का जो पेपर है, वो मुख्तलिफ पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर 18 से 20 पैराग्राफ होते हैं और इनमें सबसे पहले आपकी आ जाती है जी आउटलाइन्स। अब हमें सीखना है ये आउटलाइन्स किस बला का नाम है और हमें इनको जो है वो किस तरह से समझना है। लेकिन आउटलाइन्स के बाद भी आता है आपका इंट्रोडक्शन, जो दूसरा पॉइंट है, आपका इंट्रोडक्शन आता है। ये इंट्रोडक्शन होता है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं अज़ूरे वाला, इंट्रो आउटलाइन्स और इंट्रोडक्शन। अगर मैं इसको 30% वेटेज दूँ और इसको अगर मैं 40% वेटेज दूँ, इन दोनों को जो है मैं 70% की वेटेज दूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये दोनों 70% की वेटेज के साथ आपका एग्ज़ामिनर इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ये फैसला कर लेता है कि क्या मुझे आगे पढ़ना है इसको या नहीं पढ़ना। ये दोनों चीज़ें जो हैं अगर उसको लगे कि ढंग से कोई लिखा हुआ है, मुझे आगे चलना है, चलेगा, यहीं पे आपको जो है वो ख़त्म कर देगा कि ठीक है, गुड बाय। ये बच्चा इस काबिल नहीं है कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हो गए। तीसरे नंबर पे क्या होता है? किसी भी ऐसे पे तीसरे नंबर पे मेन बॉडी होती है। मेन बॉडी से क्या मतलब है? जो उसके अंदर जो भी आइडियाज़ आपने करने हैं, वो मेन बॉडी होती है। 4th नंबर पे क्या होता है? 4th नंबर पे होता है जी, हमारे पास मूवमेंट पैराग्राफ्स या इन्हें हम जो हैं वो आम ज़ुबान में ट्रांज़िशनल पैसेजेस भी कहते हैं। ट्रांज़िशनल पैराग्राफ्स भी कहते हैं। अब ये मूवमेंट पैराग्राफ्स या ट्रांज़िशनल पैराग्राफ्स क्या होते हैं? हम लोग जब छोटे होते थे, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शक्तिमान का ड्रामा देखा हुआ है? हम बड़े छोटे होते थे तब लगा करता था। आप भी शायद ज़माने में हो, अगर आप भी उस ज़माने के हैं या नहीं हैं, तो तब एक ना उन दिनों में कोई इतने चैनल्स की भरमार नहीं होते थे, बल्कि पाकिस्तान के चैनल पे बात कर लें, वो एक ना वो होता था, वो आई डोंट नो, वो उस मैजिशियन का नस्तूर वाला ड्रामा, ऐनक वाला जिन्न होता था। आपने देखा हुआ है ऐनक वाला जिन्न जो है वो?
एनकोलॉजिन जो देखा होगा आप सब में से। अच्छा, ये हमें बड़ी अच्छी मिसाल देगा। अच्छा, इसका मतलब है आपका बड़े कदीम ज़माने से आपका ताल्लुक जो है वो हड़प्पा की तहज़ीब से जाके मिलता है कि मैं तो अपने आप को एवं कदीम कह रहा था, आप मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कदीम है कि आपने एनकोलॉजिन भी देखा हुआ है। ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा जी, जब भी ये ड्रामा लगती थे ना, तो जब भी हम इनको देखा करते थे, तो एक ना रिकैप आता होता था, एक ना ट्रांज़िशंस आती होती थी, मूवमेंट होती थी। ऐसा नहीं होता था कि मतलब हमने कोई एपिसोड मिस भी कर देते थे ना, तो हम कहते थे खैर है यार, उसका रिकैप देख लूँगा समझ में आ जाए। जब भी सीएसएस, पीएमएस के पैराग्राफ्स के अंदर आप मूव करोगे, एक पैराग्राफ से एक पैराग्राफ से दूसरे पैसेज में जाओगे, तो हल्का-सा रिकैप दोगे। रिकैप कैसे देना है? ट्रांज़िशन जो है वो दोगे। ट्रांज़िशन से मुराद ये है कि आपका पैसेज में इस तरह से मूव करना है, उसको पता चले कि ये ट्रांज़िशन जो है वो हो रही है। एक लिंक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे घर में मेहमान आते हैं, वो मेरे दोस्त काशिफ़ जो है वो मुझे मिलने आता है, अब वो बाहर खड़ा है, उसने आते ही उसे मुझसे कोई काम है, वो आते ही मुझे कहता है जी हाँ जी, यार मुझे ना ये जो है मेरा काम खरोड़ मैं जा रहा हूँ। दूसरा मेरा एक दोस्त और आता है जिसका नाम अली है, वो आके हाल-चाल पूछता है, फैमिली से डिस्कशंस करता है, उसके बाद कहता है यार एक छोटा-सा काम था इस हवाले से मैं हाज़िर हुआ था। तो आपको क्या लगता है, दोनों में से किसका अंदाज़ बेहतर है? फर्स्ट सेकंड अली का या काशिफ़ का? डेफ़िनेटली हमें समझ में आता है कि सेकंड वन का ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे ट्रांज़िशनल है। सो हमारे पास सीएसएस, पीएमएस के ऐसे के अंदर ट्रांज़िशन का होना बहुत ज़रूरी है। और 5वें नंबर पे आपके पास आ जाता है कन्क्लूज़न। कन्क्लूज़न आ जाता है। कन्क्लूज़न की बातें कर लेते हैं। सो इस स्क्रीन का ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक तो हमने बात मुकम्मल कर ली, बड़ा अच्छा समझने की कोशिश कर ली कि अच्छा सीएसएस, पीएमएस का बेस ऐसे ये होता है। शायद इससे पहले तो आप यही समझते होंगे कि ऐसे का मतलब होता है लिखना, जैसा हो लिख के आ जाओ। असल कहानी तो अब शुरू होती है जब मैं आपको ये बताऊँगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला हिस्सा तो आपका ये होता है अटेंशन ग्रैबर। का मतलब है जी अटेंशन ग्रैबर क्या होता है? डिस्कस करते हैं इसको जो है वो। दूसरे नंबर पे इसका हमारे पास जो है वो पार्ट होता है, वो हमारे पास होता है कि इसमें हमारे पास होनी चाहिए ब्रीफ समरी। तीसरे नंबर पे अज़ूरे वाला इसमें हमारे पास होने चाहिए थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट। अब ये किन बलाओं के नाम हैं हमें तो नहीं पता, अब पता चल जाएगा और ऐसा चलेगा कि इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? 2 कहानियाँ सुनते हैं इसको समझने के लिए पहले पॉइंट को। आप पानी 1 गिलास पिला दीजिएगा, शुक्रिया। 2 कहानियाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहली कहानी जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अटेंशन ग्रैबर को समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ अटेंशन ग्रैबर? चलिए पहली कहानी की तरफ चलते हैं। कैसे का स्टार्ट होता है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी से दाग़ मुफ़ारक़त कोई नया मामला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को बहुत दफ़ा ठेस पहुँचाई गई, बहुत दफ़ा गिराया गया, बहुत दफ़ा नीचे दिखाया गया। आयन के कातिल आज भी ज़िंदा हैं। एक हमारे पास ये है, एक कहानी ये हो गई, एक मज़मून स्टार्ट ये हो गया। डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी उन ममालिक के लिए है, जिन ममालिक जो इसको फ़ॉलो करते हैं, वो तरक्की करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो दुनिया के अंदर जो है वो बहुत आगे तक जाते हैं। दूसरी कहानी ये हो गई। तीसरी कहानी ये हो गई, तीसरा ऐसे ही हो गया, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में पाई जाती है, डेमोक्रेसी 2018 से है। आपके ख़्याल में जो 3-4 कहानियाँ डिस्कस की हैं, कौन-सा पॉइंट बेहतर लगता है? कोई ऐसी चीज़ है जिसको सुनने को दिल करता है या जिसको पढ़ने को दिल करता है? सो दैट इज़ द फर्स्ट वन। अटेंशन ग्रैबर अक्सर लोग ऐसे हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सहर में मुब्तला कर लेते हैं। दिल चाहता है इनकी तहरीर को पढ़ा जाए, इनकी तहरीर को सुना जाए।
वो होती है अटेंशन ग्रैबर। आपके ऐसे के इंट्रोडक्शन की 3 से 4 लाइनों में आपने अटेंशन को ग्रैब करना है। क्यों पढ़ना चाहिए उसको आपका ऐसे? क्या वजह है कि आपके ऐसे को पढ़ा जाए और क्यों कंटिन्यू करना चाहिए? सो जी अटेंशन ग्रैबर जो है वो हमारे पास हो गया। दूसरा नंबर ब्रीफ समरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ भी लिख रहे हो, आपका ऐसे जो है, आपका जो पॉइंट है, ये जो ऐसे है, इसके अंदर जो कुछ बातें करने जा रहे हो, उसको इस तरह से ब्रीफ इज़ द सोल ऑफ विट इस तरह से बयान करो कि उसको 60 टू 70% समझ में आ जाए कि यहाँ से मुझे आगे क्यों कंटिन्यू करना है। ठीक है? सो ये हमारे पास हैं 2 पॉइंट्स हैं वो। तीसरे नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट, पहले भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे बनेगी आएगी कहाँ से? ये है क्या कि ला का नाम। सो थीसिस स्टेटमेंट की सबसे पहले तो डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है। जो थीसिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, वो हमारे पास इसको जब हम डिफाइन ही करते हैं, तो द वेरी डेफिनेशन आइडिया देता है। देखें हम लोग जब अपने एमफिल को करते हैं या पीएचडी को करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक थीसिस आता है। सो थीसिस थीसिस क्या होता है? थीसिस में हम लोग क्या करते हैं कि हमने जितना भी काम किया होता है ना, उसका एक क्रक्स देना है, मेन आइडिया। और थीसिस स्टेटमेंट कितनी लाइनों का होना चाहिए? मैक्सिमम 1 से 2 लाइनों का। आप अपने पूरे के पूरे ऐसे में जो बात कर रहे हो, जो पूरे के पूरे बात कर रहे हो, जो आपको लगता है कि ये बात मेरी थीसिस स्टेटमेंट का क्रक्स है, वो आपको जो है वो आपके पास थीसिस स्टेटमेंट। सो नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ समथिंग एल्स। देखिए, अगर आप थीसिस स्टेटमेंट बनाना बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पर आई थिंक दैट, अब यहाँ से आई थिंक दैट आसान सा एक फ़ॉर्मूला जो है वो आई के शुड रिज़ाइन। अब अगर मैं इसमें से आई थिंक दैट जो है वो निकाल दूँ, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है। अगर मैं आज की जो है वो जमहूरियत पे और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियोज़ पे जो है मैं बात कर रहा हूँ, इसको बनाना भी सीखेंगे, सब पे बात करेंगे। सो जी, अब हमारे पास एक अगला एक स्टेप आ जाता है, बॉडी की बात हम कर लेते हैं। अटेंशन ग्रैबर हो गया, ब्रीफ समरी हो गई, थीसिस स्टेटमेंट हो गया। अब हजूरे वाला जब हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, अब बड़ा मजे का सीन होता है। मजे का सीन क्या होता है? ये ऐसे इसकी लाइनें चल रही हैं, जो आपके सामने अभी लाइनें लग रही हैं ना, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद अगली लाइनें जो है वो लगना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी, और ये देखिएगा, उसके बाद जो है वो ये लाइनें लग रही हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर आपने नोट की हो, और वो चीज़ ये है कि इनमें से आपको कहीं पे भी सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती। पहली लाइनें जो हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं हमारे ऐसे में, दूसरी यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं पैराग्राफ, तीसरा कंप्लीट ख़त्म हो रहा है। आप फ़ील कर रहे हैं डिफ़रेंस, क्या आपको नज़र आ रहा है? ये क्या डिफ़रेंस है? तो आपके ख़्याल में कौन-से वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है? एक सिमेट्री को फ़ॉलो कीजिए। एक पैसेज के अंदर जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, उसके अंदर कुछ मिनिमम चीज़ें होनी चाहिए, कुछ मैक्सिमम होनी चाहिए। सो आप क्या करोगे, जब आप अपने ऐसे लिखोगे, तो उस पैसेज के अंदर एक ऐसे पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल होता है ना जी, सो उसके अंदर आप मिनिमम क्या करोगे, 4 से 5 लाइन्स आपके एक पैराग्राफ के अंदर आनी चाहिए। एक पैराग्राफ के अंदर 4 से 5 लाइन्स आने चाहिए। और जब आप मैक्सिमम की बात करते हो, मैक्सिमम आपके पास जो है वो यू आर सपोज्ड टू रिमेन इन द लिमिट ऑफ 5 till 9 lines in a single paragraph. So this is sometime when we talk about the essays. So essay doesn't mean like you are going on and you are just running your horses somewhere in the darkness. It means how you are really controlling your essay. So your essay is not just a game of writing, writing and writing. It is something that is related to your future, and you need to be very careful while jotting down all these details. So आपने एक symmetry को mention रखा, और अब पैराग्राफ किस चीज का नाम है, ये भी मैं आपको एक आसानी से बता दूं। पैराग्राफ का मतलब ये है हजूरे वाला कि एक पैराग्राफ के अंदर जो एक आर्ग्यूमेंट दिया है, एक
एक आर्ग्यूमेंट दिया, हम आउटलाइन पे बात करेंगे। एक अभी मैं हम सिर्फ ऐसे की जनरली बात कर रहे हैं मैम ना, हम एक-एक चीज़ को देखेंगे, आउटलाइन्स को, थीसिस स्टेटमेंट को, इंट्रोडक्शन को, मेन बॉडी को, कंक्लूजन को, हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है? हम इस मीटिंग को दोबारा जॉइन करते हैं, हमारी मीटिंग जो है वो शायद 1 मिनट में खत्म हो जाए और उसके बाद जो है वो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी लिंक से दोबारा जॉइन कीजिए, जो आपके पास पहले आया और फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं।